हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम वीडियो में कोरिलेशन को कवर करना स्टार्ट करेंगे, बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। सिंस ये 11th का सिलेबस हर स्कूल अपने अकॉर्डिंग फॉलो करता है, तो कई स्कूल्स में अलग अलग मेथड से कराया जाता है और कई स्कूल्स ने बुक से लार्जली रिस्ट्रिक्ट करके कराते हैं। तो मैं एक यूनिवर्सल अप्रोच लेते हैं, मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको कवर कर रहा हूँ। बिसाइड्स दिस, अगर आपके स्कूल में या आपके क्लासेस में कुछ अलग से कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है तो यू मे कमेंट डाउन। मैं ट्राई करूंगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में चाहे ब्रीफ वीडियो बनाकर समझाऊं, मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक को उसमें कवर करूं। देन फॉर द टाइम में कोरिलेशन की बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है, इट्स डिफाइंड, इट्स वैल्यूज, मेथड्स टू कैलकुलेट, types of correlation, advantages of correlation and causes of correlation. So we'll do these theory topics for the time being. Got it? So correlation के define से शुरू करें तो correlation होता है, तो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि एक कंट्री में वीट की प्रोडक्शन हो रही है, से 100 kg आपने वीट प्रोड्यूस की, तो ये वीट की प्रोडक्शन किस किस चीज से अफेक्ट होती है, से रेनफॉल, से फर्टिलाइजर कितना लगा, से मैन आवर्स कितने दिए आपने उसमें, मतलब कितने घंटे उस पर काम किया गया, से उस पे इरिगेशन कितनी प्रोवाइड की गई है, एंड वेरियस अदर फैक्टर्स कैन बी रिस्पांसिबल। तो हम कोरिलेशन के थ्रू ये चेक करते हैं कि ये जो फैक्टर है वो इनमें से सबसे ज्यादा किससे रिलेशन बिल्ड कर रहा है या अफेक्ट हो रहा है। तो से फॉर एग्जांपल मैंने इसका और इसका रिलेशन निकाला, इसका और इसका निकाला, इसका और इसका एंड इसका और इसका रिलेशन निकाला, देखने से पता चला कि सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो इन दोनों का पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डिसीजन लिया जाएगा, इन सबको ज्यादा इंपैक्ट ना देकर हम किस पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, फर्टिलाइजर पे। तो कोरिलेशन का पर्पस ये होता है। तो डिफाइन क्या है, सो कोरिलेशन सिंपली रेफर्स टू मेजर ऑफ डिग्री ऑफ relationship between two or more variables, कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कितनी हद तक का रिलेशन है, मतलब वो रिलेशन ही कितनी डिग्री तक का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, उस रिलेशन की डिग्री के मेजर को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। और दिस इज बेसिक डिफाइन। नेक्स्ट आता है इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक होती है। तो ज्यादातर कोरिलेशन की वैल्यू -1 से शुरू होती है और 1 पे खत्म हो जाती है, बोथ इंक्लूडेड। बोथ इंक्लूडेड का मतलब -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन ना -1 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। प्राइमरीली इन्हीं दोनों के बीच में होती है हमेशा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या 0 भी आएगा? यस, 0 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि 0 भी हो सकता है। 0 होने का मतलब देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम, बट हम जो भी प्रैक्टिकल्स करेंगे वो लीनियर और नॉन लीनियर पे आएगा। तो इनकेस 0 आ रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 लीनियर कोरिलेशन है बट नॉन लीनियर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं, 0 का मतलब अभी के लिए आप बोल सकते हो कि उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आता। देन आता है आपका मेथड्स। तो हम इसको 3 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक कोरिलेशन, जिसमें हम 2 फॉर्मूलास करेंगे। सेकंड कार्ल-पियर्सन मेथड। कार्ल-पियर्सन मेथड में बेटा 4 फॉर्मूलाज होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एक फॉर्मूला कराऊंगा विच इज शॉर्टकट। लार्जली पेपर में वही आता है, मैंने जितने सिलेबस में देखा है, स्कूल्स में देखा अपने एक्सपीरियंस में, 99% क्वेश्चंस वो शॉर्टकट मेथड पर ही बेस्ड देते हैं। बट इसके अलावा कौन से मेथड है, स्टेप डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाता है तो स्कूल्स अवॉइड करते हैं। इसके अलावा पहले 2 मेथड्स एक्चुअल मीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, तो वो दोनों मेथड्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो उन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट देते हैं। और इनकेस आपको लिखा ही नहीं है किस मेथड से करना है तो फिर तो लिबर्टी आपकी है, क्या शॉर्टकट मेथड से ही इसको परफॉर्म करें। ठीक है, थर्ड आता है बेटा डायग्रामेटिकली होता है ये वाला, दिस इज स्कैटर डायग्राम।
आज की वीडियो में आई विल कवर दिस एंड दिस पार्ट। स्कैटर डायग्राम फिर कभी के लिए छोड़ देंगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा क्या होता है स्कैटर डायग्राम, बट इट इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, बट हाँ रियल लाइफ में बहुत यूज होते हैं बेसिक आइडिया के लिए, ठीक है। देन आता है टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको समझिए। टाइप्स में हम तीन क्लासिफिकेशन करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स को मैं यहां पे समझाऊंगा। हम टाइप्स को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होगा, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब x के बढ़ने पर y भी बढ़े या x के कम होने पे y भी कम हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, कि दोनों सेम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं देयर इज अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक पार्ट। दूसरा, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें कि x के बढ़ने पर y कम हो रहा है या x के कम होने पर y ज्यादा हो रहा है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन बनता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था पॉजिटिव, सेकंड आता है नेगेटिव। कीवर्ड क्या है, दे मूव इन सेम डायरेक्शन, दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एग्जांपल समझिए इसका, देखो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, से प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट का मार्जिन भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा तो सप्लाई भी क्या करती है, इंक्रीज। दोनों किसमें चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे अगर प्राइस में और डिमांड में समझा जाए तो प्राइस के बढ़ने पे उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है, कम। दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो कैसा कोरिलेशन होगा, नेगेटिव। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड आप लिखना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स का मतलब होता है 3 आते हैं इसमें। सिंपल, जिसमें केवल और केवल 2 वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, कोई भी हो सकते हैं बट होंगे 2। देन आता है मल्टीपल, जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, से x y z। आप सबको इकट्ठा पढ़ते हो, हमारे सिलेबस में नहीं डर होता, लेकिन सबको इकट्ठा पढ़ा जाता है और भी हो सकते हैं। फिर आता है पार्शियल। अब ये सबको इकट्ठा तो नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं, 2 को पढ़ते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट 2 को पढ़ते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट, फिर नेक्स्ट 2 को, बाकी सबको कांस्टेंट। तो ये साइकिल चलती रहती है, उसे बोलते हैं पार्शियल। कि एक टाइम पर सबको ना पढ़कर केवल 2 को समझेंगे और बाकी सबको क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, उसे बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। जैसे वीट वाला एग्जांपल था कि मुझे वीट और फर्टिलाइजर के बीच में रिलेशन समझना है, तो मैं मान लेता हूं कि वीट की प्रोडक्शन सिर्फ फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल, इरिगेशन, ये सब को छोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं। लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ चेंज, कि उनके बीच में चेंज कैसा आ रहा है। ये 2 होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है, से फॉर एग्जांपल x और y 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15। चेंज कैसे आ रहा है, इसमें चेंज कितने का है, +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2। इधर कितने का है बेटा, +3 +3 +3 +3। तो जब चेंज का रेशो सेम चलता है, ये कांस्टेंट होता है, हर एक में चेंज का रेशो सेम आ रहा है, उसे बोलते हैं लीनियर। तो इसका मतलब जब स्लोप कांस्टेंट हो, स्लोप का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो 3/2 3/2 3/2 3/2 रेशियो क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट, तो वो क्या बनता है, लीनियर। इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, नॉन लीनियर। एग्जांपल जैसे x है 2 4 6 8 10, y मान लो 3 4 5 6, 5 की जगह 6 करते हैं, 6 की जगह 10 और यहाँ पे 15। चेंज 2 चेंज 2 चेंज 2 एंड 2, बट यहाँ पे 1 का, फिर 2 का, 4 का और 5 का, 2:1 2:2 2:4 2:5। तो ये रेशियो क्या होता जा रहा है, चेंज हेंस नॉन लीनियर। ये टाइप्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, तो मैं सिर्फ 3 ही एडवांटेजेस करते हैं अभी।
अगर आप x और y के बीच के रिलेशन को समझ सकते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोरिलेशन। तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या लेन देन है, आपस में कैसे वो जुड़े हुए हो, वो कौन बताता है, कोरिलेशन बताता है। दूसरा, एस्टिमेशन बता सकते हैं फ्रॉम 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप y की भी निकालोगे अगर आपके पास पूरा कोरिलेशन है। एग्जांपल, अगर से मैंने कहा कि वीट और फर्टिलाइजर का मैंने कोरिलेशन निकाला और वो पॉजिटिव आ रहा था और 1 आया, अभी वो करेंगे डिग्री में 1 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% से फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ाई तो वीट की प्रोडक्शन भी 10% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे फर्टिलाइजर की नेक्स्ट वैल्यू पता है तो मैं अंदाजे से वीट की प्रोडक्शन की नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो एस्टिमेशन ऑफ वन फ्रॉम अनदर, ठीक है। थर्ड आता है डिसीजन मेकिंग, कि अगर आप ऐसा ही सब कर दोगे तो फिर डिसीजन मेकिंग में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, हर तरीके से डिसीजन को ले पाओगे। बट तो तीन एडवांटेजेस ले जाते हैं फॉर द टाइम। कॉजेस की बात करें तो मतलब तीन रीजंस होते हैं जिसके कारण कोरिलेशन बन सकते हैं। मतलब x के बढ़ने पर y का बढ़ जाना तीन रीजंस की वजह से होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कहें प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है तो इसके पीछे लॉजिकल रीजन है, प्राइस बढ़ा, कॉज आया जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा और मैं सप्लाई करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइट हो रहा हूं। तो कॉज था जिसकी वजह से इफेक्ट बना। तो पहला होता है लॉजिकल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेकंड होता है प्योर चांस। प्योर चांस का क्या मतलब है, से बटर के प्राइस बढ़ने से शूज की डिमांड बढ़ने लग गई, अचानक हुआ। ऐसा नहीं कि बटर से चमकाने जूतों को, ऐसा नहीं है लॉजिकली, बट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि बटर के प्राइस बढ़ने से पता नहीं कैसे, लेकिन चांस की बात है कि शूज की डिमांड बढ़ने लग गई। तो चांस से भी तो हो सकता है कभी कभी रिलेशन बन जाए। तो ये सेकंड बनता है प्योर चांस, ठीक है। थर्ड आता है अफेक्टेड बाय अ थर्ड वेरिएबल, कि आपका जो फैक्टर है और जो दूसरा फैक्टर है वो दोनों किसी तीसरे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मैं कहता हूं राइस की प्रोडक्शन और व्हीट की प्रोडक्शन दोनों फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट है, तो इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ जाएगा। इसको छोड़ दो, हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाए तो कैसा रिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी थर्ड फैक्टर से और ये भी थर्ड फैक्टर से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो अफेक्टेड बाय थर्ड वेरिएबल इसे बोलते हैं। क्लियर? सो ये होते हैं कॉजेस, एडवांटेजेस। पूरे टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है। मेथड्स का कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनता आइडियली, वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो यू में कमेंट डाउन, या आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेस्ट कर सकते हो कि किसी चीज के ऊपर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो हम सबसे पहले रैंक कोरिलेशन कवर कर रहे हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है। कैलकुलेशन वर्क भी इसमें कम होता है, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स, इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रैंक कोरिलेशन को सबसे पहले हम स्मॉल r और उसके सब्स्टिट्यूट में k से डिनोट करते हैं। ये मेथड ज्यादातर उन केसेस में यूज होता है रियल लाइफ में जहां पे क्वालिटेटिव डाटा होता है। जैसे कोई ब्यूटी पेजेंट का कॉन्टेस्ट है और उसके अंदर दो जजेस ने एक रैंक्स दिए या नंबर्स दिए हैं 20 में से 30 में से, ऐसे सिचुएशन में जब हमको कोरिलेशन निकालना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रैंक कोरिलेशन। उनकी वैल्यूज को रैंक्स अलॉट करके हम डाटा को जस्टिफाई करते हैं। बट तो इसके अंदर हम तीन टाइप्स लेते हैं। जब आपको रैंक्स नहीं गिवन, आपको रैंक्स दी हुई है और आपको रैंक्स नहीं दी हुई बट वैल्यूज रिपीट कर रही है। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करेंगे, दिस इज वेरी बेसिक। तो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। So this is a very basic example from Sandeep Garg। हमारे पास ये फर्स्ट कैटेगरी है टेकिंग दिस प्रॉब्लम। हमारे पास R1 और R2 पता है, रैंक 1 और रैंक 2 गिवन है which is 5 4 7 3 1 2 6। R2 गिवन है 6 5 2 1 3 4 and 7। You have to calculate rank correlation। तो कैसे स्टार्ट होता है, सी सबसे पहले रैंक्स नॉट गिवन और रैंक्स गिवन दोनों का फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन
n cube minus n. This is the formula we are going to use for both the methods. Then for these two methods, इसके लिए दूसरा क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ पहले समझ लो। तो हमको क्या चाहिए बेटा, d चाहिए। तो d का मतलब होता है r1 minus r2। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप r2 minus r1 कर लें या r1 minus r2। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मुझे ऊपर स्क्वायर ही करना है। तो r1 minus r2 क्या, -1 -1 5 2 -2 -2 एंड -1। नाउ d स्क्वायर करते हैं बेटा, -1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है 1 25 4 4 4 एंड 1, एडिंग देन विल गेट 35 एंड 40। तो फॉर्मूला क्या लिखा बेटा हमने, r k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 6 इनटू 40 अपॉन n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। सो दीस आर 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के अलग-अलग नहीं, जस्ट 7। तो दिस विल बी 7 का क्यूब माइनस 7। तो मैं ऐसे करता हूं कि नीचे 7 कॉमन ले लेते हैं ताकि क्यूब में ना जाना पड़े। तो दिस विल बी 7 का स्क्वायर माइनस 1। बट आप गलती से यहाँ पर 7 मत लिख देना जो मैंने अभी लिखा, क्योंकि 7 तो बाहर जा चुका है। दिस विल बी 1 माइनस 240 अपॉन 7। 49 माइनस 1 क्या होगा बेटा, 48। देखो कट रहा है यहाँ से। दिस विल बी एट 2, दिस विल बी एट 10, दिस विल बी एट 5। तो वी गॉट 1 माइनस 5 by 7। ऑलवेज टेक एलसीएम। 7 minus 5, answer will be 2 by 7, approximately 0.28 around. Verify करते हैं, this is 0.28, yes we are absolutely correct. क्वेश्चन पे बेसिक सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। इसी टाइप पर इसी पैरामीटर पे एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको रैंक्स नहीं दी हुई। अगर रैंक्स नहीं दे रखी होगी तो उस केस में आप क्या करते हैं? तो सपोज करते हैं आपको दो वेरिएबल्स गिवन है, which are I am taking another question from Sandeep only, 52 53 42 60 65 68 43 38 77 48 35 30 25 and 50। So we have these two values जिसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहला काम होता है बेटा रैंक्स देंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो ये लगेगा। इसका मतलब R1 और R2 का काम इस टाइप में दे रखा था, उस टाइप में आपको खुद करना है। वो कैसे करेंगे? तो उसका सबसे आसान तरीका होता है रैंक्स देंगे। रैंक कैसे दी जाती है? जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उसको फर्स्ट रैंक। तो x के लिए R1, y के लिए R2। तो x में सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या है, 60। तो हम 60 के सामने क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक दे देंगे। 60 से छोटी वैल्यू 53, सेकंड रैंक। उससे छोटी वैल्यू 52, उससे छोटी वैल्यू 45, उससे छोटी वैल्यू 42, 41, then 38, 37, then 27 will be at 9 and this will be at 10। तो वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आइटम्स असाइन। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ी वैल्यू 1, 77 के बाद 68 आता है 2, 65 आया 3, 65 के बाद फिर है 54, 50 के बाद 48 है 5, 48 के बाद 43 6, 43 के बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है बेटा 38 7 8 9 एंड 10। समझ आया? तो हमने क्या किया बेटा, जो भी सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक दी, इससे नेक्स्ट छोटी वैल्यू जो होती है उसको सेकंड, उससे नेक्स्ट छोटी वैल्यू जो होती है थर्ड एंड सो ऑन करते हुए लास्ट में। सेम हम रिपीट करते हैं y के लिए बटे r2। इस चीज में ध्यान ये देना बेटा, हम दोनों तरीके होते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू से भी शुरू कर सकते हैं तो रिवर्स भी कर सकते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी शुरू कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्लियर रखते हैं स्टार्टिंग से, एक ही रूट पे चलेंगे, व्हिच इज कि आप सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट रैंक दोगे, फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी एंड सो। बस आगे का सेम है। d निकालेंगे बेटा, r1 माइनस r2 करके विल गेट d स्क्वायर। तो 0 0 -1 -6
3 1 0 -2 0 and 5 0 0 1 36 9 1 0 4 0 25. Adding them we get 36 and 9 45 46 47 51 and 76. तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन. अप्लाइंग द फॉर्मूला विल गेट 6 into 76 अपॉन एन कितनी थी बेटा 10 आइटम्स, तो 10 का क्यूब माइनस 10, तो 1 माइनस 6 इज 36 6 इज 42 and 456. 10 का क्यूब माइनस 10 क्या था बेटा 990 आएगा. 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 होगी 990. टेक द एलसीएम. 990 में से 456 सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 4 434. just verifying it. 530 by 990. Dividing them you will get approximately 0.54 के around you will get the answer. So this is your correlation. Verify करते हैं. बुक में इसका आंसर है 0.539, तो अप्रोक्सीमेटली 54 आप लिख सकते हो उसको. वी आर एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन आंसर अप टिल फर्स्ट डेसिमल. तो मुझे पता है नीचे अप्रोक्सीमेटली 1000 है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 0.5 बनेगा. 10 यहाँ पे कम है तो 6 ऊपर भी कम है, बट प्रोपोर्शनेट होता है वैसे तो, बट आप अंदाजे से 0.5 लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे छोड़ते हैं तो कभी कभी टीचर्स हाफ भी कट कर लेते हैं, कभी 1 भी कर लेते हैं, डिपेंड करते हैं कितने स्टेप चेकिंग है, बट आप अंदाजे से भी करोगे तो 0.54 के राउंड भी कर सकते हो. तो अभी हम डिटेल्ड क्लास करेंगे अदर देन रिवीजन, तो उसमें मैं समझाऊंगा आपको कि आप इसको कैसे अंदाजे से आसपास का आंसर ला सकते हो. ठीक, सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड मैटर. थर्ड टफ है, वो बड़ा डिटेल में तो वो करते हैं नेक्स्ट मेथड पे आते हैं. दिस इज जब आपको रैंक्स नहीं दी हुई होगी और ऊपर से वैल्यूज भी रिपीट कर रही है, मतलब एक तो गरीबी और ऊपर से और भी ज्यादा दिक्कत. तो उसमें हम कैसे करते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. दिस क्वेश्चन x की वैल्यू दे रखी है 75 73 72 72, तो इसका मतलब 72 दो बार आ रहा है, फिर 63 62 55 एंड 50. इधर 10 11 13 13 13, तो तीन बार 30 दे रखा है, 12 20 16 और 20. अब ये हो सकता है कि ये इकट्ठे भी लिखे हुए या ऊपर नीचे लिखे हुए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन चलेगा. अब इसमें फॉर्मूला सेम नहीं लगेगा, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं. कैसे करते हैं बेटा 1 माइनस 6 अपॉन n क्यूब माइनस n तक सेम, d स्क्वायर भी सेम है, बस ब्रैकेट लगा के d स्क्वायर में ये कुछ ऐड हो रहा है. क्या ऐड हो रहा है, तो सी इसके अंदर एक फैक्टर को ऐड कर दें 1/12 n क्यूब माइनस m प्लस 1/12 n क्यूब माइनस m प्लस डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब ये हुआ कि ये नेवर एंडिंग फॉर्मूला है कि आप इसको जितना चाहो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. व्हिच मींस इसके अंदर बेटा दो पैरामीटर्स है, d तो हमें पता है r माइनस r, n हमें पता है काउंटिंग से हो जाएगा, तो m क्या बना है अब वो देखो. तो 1/12 m क्यूब माइनस m डिपेंड करते हैं कि कितनी वैल्यूज रिपीट कर रही है. आई एम सेइंग कितनी वैल्यूज रिपीट कर रही है, तो इसमें कितनी वैल्यूज रिपीट कर रही है, दो, एक 72 और एक 30. तो जितनी बारी रिपीट मतलब जितनी वैल्यूज रिपीट कर रही है हम उतनी बारी 1/12 वाले फैक्टर को ऐड कर रहे हैं. तो मेरे इस केस में दो वैल्यूज रिपीट कर रही है तो मैं 2 तक ही लिखूंगा. सपोज आपके क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यूज रिपीट कर रही है तो आप एक बार और लिखो, 4 कर रही है तो एक और लिख लो. डन. और हर एक के अंदर m क्या होगा, तो m होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू में वो कितनी बारी रिपीट कर रहा है. एग्जांपल जैसे इसमें 72 दो बारी कर रहा है, तो मैं अपने फॉर्मूले में यहाँ पे m की वैल्यू दोनों में क्या पुट करूंगा 2 ईच. फिर 30 तीन बारी कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे m की वैल्यू को 3 और 3 पुट करेंगे. इसमें 2 और 2 पुट क्या करेंगे और उसमें 3 और 3 पुट करेंगे. एक तो ये मुश्किल है, निकालना मुश्किल है, बट करोगे इन द राइट वे यू विल गेट थ्रू दिस. एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इजी है. क्या कुछ भी नहीं, ठीक है, करते हैं. देखिए सो 1/12 m क्यूब माइनस n कितनी वैल्यूज रिपीट कर रही है उसके जाएगा. m की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है ये उस पर डिपेंड करता है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग अहेड एक चीज और क्लियर कर देता हूं. अब जब आप रैंक लेने जाओगे r1 और r2 तो कैसे होगा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 75, फिर 73. अब इसको मैं 3 दे दूं, इसको 4 दे दूं तो ये तो नाइंसाफी है. अगर मैं दोनों को 3 दे दूं
तो नेक्स्ट टाइम 4 हमारे साथ है क्योंकि काउंटिंग कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मुझे 3 और 4 देना था ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे 3 और 4 का एवरेज निकाल लेते हैं, ना तेरी ना मेरी दोनों के बीच के चलेंगे। तो ये बन गया 3.5 और ये भी कितना बन गया 3.5। तो दिस विल बी 7/2 दैट इज 3.5। अब दोनों को 3.5 लोड कर दो। अब तीनों 40 में कवर हो गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बड़ी देखो 63 सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो 5 6 7 और 8 ऐसे इसमें करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 28, 1 इससे छोटी वैल्यू 20, 2 उससे छोटी वैल्यू 16, 3 16 से छोटी वैल्यू ये तीनों है। तो 4 5 6 तो नीचे लिखो 4 + 5 + 6 का एवरेज करना है, मतलब बाय 2 नहीं होगा, बाय में नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। तो 3 ऐड होंगे तो 3 से ही सब डिवाइड होगा, तो कितना बनेगा बेटा 5। तो आप क्या करो, तीनों को 5 5 और 5 लोड करो। अब 4 5 6 इसमें चले गए तो 7 ये और 8 थी। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होनी चाहिए, लास्ट में 8 आ गया। डन, बस आगे से तो d निकालेंगे, d स्क्वायर निकालेंगे, r1 - r2, 1 में से 8 गया -7 -5 -1.5 -1.5 0 4 4 and 7 squaring them, 7 का स्क्वायर विल बी 49, 5 का स्क्वायर विल बी 25, 1.5 का स्क्वायर था है ना। लेकिन ये गलत मत करना प्लीज, 1.5 का स्क्वायर करने की जगह 15 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है 225। अब यहाँ पे पॉइंट था, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल मतलब 2.25। अब नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर के, ये ध्यान रखना। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 69, 49। एडिंग है, ऐड करते हुए क्या ध्यान दोगे बेटा 0.5 0.25 कितना हो गया 0.5। इनको ऐड करते हैं यूनिट प्लेस को, 9 5 14 15 16 17 18 89 12 30 39 3 and 4 7 8 9 10 11 and 4 15 क्या है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो rk is equals to 1 minus 6 अपॉन n कितना था बेटा 8 का क्यूब माइनस 8, सिग्मा d स्क्वायर कितना है बेटा हमारा 159.5 प्लस 1/12। पहले n की वैल्यू कितनी बारी करना है 2 बार, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 प्लस 1/12 कितनी बारी 3 बारी, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 बस, और कोई वैल्यू रिपीट नहीं करनी, तो 2 बारी काफी। तो 1 माइनस 8 कॉमन लेंगे नीचे से, तो ये बच गया 8 का स्क्वायर माइनस 1 अंदर 159.5 प्लस 8 माइनस 2 6/12.5 कैसे 6/12 क्या होता है बेटा 1/2, 1/2 क्या होता है हाफ, प्लस 27 में से 3 गया 24/12 विल बी 2। सॉल्विंग देन 3 पे ये 4 पे ये, तो 1 माइनस 3/4 इनटू 15 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 विल बी 63 इनटू 159.5 प्लस 0.5 160 प्लस 2 162, कैंसिलिंग दिस विल गेट 21 से ये भी कैंसिल, इसको इवन पे कैंसिल करते हैं 2 and 81, तो ये 3 पे गया 7 पे और ये गया 27 पे, तो हमारे पास बचता है 1 माइनस 27/14 एलसीएम लिया तो 14 माइनस 27 माइनस 13/14 approximately -0.9 with your answer. क्वेश्चन खत्म। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट टाइम कोरिलेशन। अब इसके कुछ वेरिएड क्वेश्चंस हैं, जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कम है। नेक्स्ट पे हम इसका कार्पेट्स मेथड करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला की और कैलकुलेशन की, वो कर लेंगे। ठीक है, टिल देन प्लीज स्टडी द राइट वे, स्टे ट्यून्ड for the next video. If you have not subscribed the channel, kindly subscribe it for the upcoming videos and press the bell icon ताकि आप उसको next video को notification के साथ ही देख लें और आपको फाइनल्स तक वेट करने की जरूरत ना हो। So please complete this part, time correlation तक, कल फिर से हम next part में करेंगे। Okay, bye.